वेलकम टू एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बीएनएसएस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो भी अरेस्ट से रिगार्डिंग जो भी चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। मैं आपको ना एक बात बोलना चाहूँगी कि आप ना सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस पढ़िएगा, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ना हैंड कप्स पे ना बैन किया था कि हैंड कप्स नहीं लगाने चाहिए, हथकड़ी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन की किसी भी एक्यूज पर्सन की पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के अगेंस्ट है, जो कि हमारा आर्टिकल 21 हमें ये राइट देता है कि पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी दिया जाना चाहिए। बट जब आप बीएनएसएस में पढ़िएगा ना कहीं सुनील बत्रा प्रेम शंकर का भी एक जजमेंट था, और सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के जजमेंट को ना यहाँ पे नेगलेक्ट किया गया है और हैंडकप्स को अलाउड कर दिया गया है कुछ कुछ केसेस में, जो कि बिल्कुल मैंडेट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि री इंट्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे हैंडकप्स का, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो कहीं ना कहीं इस सेक्शन को तो चैलेंज किया जाएगा, सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 ऑफ द बीएनएसएस, जिसमें कि हैंडकप्स को अलाउ किया जा रहा है। तो अब मैं बाकी के प्रोविजंस आपको समझाऊंगी कि अरेस्ट में क्या चेंजेस हुए हैं। अरेस्ट में सबसे पहले सेक्शन 35 को देखते हैं। आप इसको फर्स्ट इसका देखिएगा पॉइंट क्या चेंजेस हुआ है। नो अरेस्ट ऑफ एज्ड और इन्फर्म पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ द डीआईएसपी इन अ ऑफेंस पनिशेबल विद लेस देन 3 ईयर्स इम्प्रिजमेंट। अगर कोई भी पनिशमेंट है ना जो कि 3 ईयर्स से लेस देन 3 ईयर्स का है, तो उसमें जो भी अरेस्ट होगा ना वो विदाउट परमिशन ऑफ द डीआईएसपी मतलब डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस की परमिशन के बिना हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते अगर कोई पनिशमेंट विथ लेस देन 3 ईयर्स का है। और केस किस चीज़ का है? इन्फॉर्म पर्सन और या कोई अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स है। तो किसी की एज 60 ईयर्स से ऊपर है और इन्फॉर्म पर्सन है जो कि कैपेबल मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो उसके अगेंस्ट जब भी अरेस्ट किया जाएगा तो उसमें हमें प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस से। ये एक प्रोविज़न चेंज हुआ है सेक्शन 35 तो बीएनएसएस, जो कि पहले नहीं था। फिर आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, क्योंकि डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर का ना यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट किया गया है बीएनएसएस में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37, और उन्हें कुछ काम भी दिए गए हैं कि जो वो मेंटेन करेंगे। कौन? डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बीएनएसएस में कौन से सेक्शन में डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर की प्रोविज़न दिया हुआ है और उन्हें क्या मेंटेन करना होता है, उनकी क्या ड्यूटी होती है। तो आप सेक्शन 37 को बताएंगे। तो यहाँ पे जो डेजिग्नेटेड जो पुलिस ऑफिसर होंगे ना, उनका जो रैंक क्या होगा, सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि कौन अपॉइंट होता है। तो आप इसी सेक्शन में बताया गया है एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द एएसआई और शैल बी अपॉइंटेड एज अ डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन एवरी पुलिस स्टेशन। तो सभी पुलिस स्टेशन में ये मैंडेट है, क्योंकि शैल बोला गया है तो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। प्लस उन्हें क्या मेंटेन करना पड़ेगा? हु शैल मेंटेन एंड डिस्प्ले इन डिजिटल मोड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेम एड्रेस नेचर ऑफ द ऑफेंस ऑफ द अरेस्टेड पर्सन एट द पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। तो उन्हें क्या मेंटेन करना पड़ेगा? वो मेंटेन करेंगे और डिस्प्ले करेंगे इन अ डिजिटल मोड में जो भी इंफॉर्मेशन अरेस्टेड पर्सन का है, उनके रिगार्डिंग उनका नेम डिस्प्ले करेंगे, एड्रेस डिस्प्ले करेंगे और क्या ऑफेंस उन्होंने किया है, ये सारी चीज़ें उनको डिस्प्ले करनी पड़ेंगी इन अ डिजिटल मोड में सभी पुलिस स्टेशन में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। तो इसमें आपका एक प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि बीएनएसएस में अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर का सेक्शन कौन सी सेक्शन में दे रखा है। तो आप सेक्शन 37 बता देंगे। प्लस उनकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी, कौन डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर होंगे, तो एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द एएसआई। तो ये आप बता देंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि उनकी ड्यूटी क्या होती है, तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि अरेस्टेड जो भी पर्सन होंगे उनसे रिगार्डिंग उनको क्या करना होगा, मेंटेन करना पड़ेगा और डिस्प्ले करना होगा इन अ डिजिटल मोड में। और जो भी अरेस्टेड पर्सन है उनका नेम एड्रेस एंड नेचर ऑफ द ऑफेंस को डिस्प्ले करना होगा। कहाँ पे? सभी पुलिस स्टेशन में एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। ये एक चेंज हुआ है बीएनएसएस में अरेस्ट से रिगार्डिंग।
फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे, इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट टू द डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। तो जो भी पुलिस ऑफिसर होंगे ना, जब वो अरेस्ट करेंगे तो उसके बाद ना वो इन्फॉर्म करेंगे अबाउट अरेस्ट ऑफ द पर्सन। किसको किसको इन्फॉर्म करेंगे? सबसे पहले उस पर्सन के रिलेटिव और फ्रेंड्स को बताएंगे, और इसके साथ साथ वो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को भी बताएंगे। जब भी पुलिस ऑफिसर इफेक्ट करेंगे अरेस्ट को, तो उनको ये रिक्वायर्ड किया जा रहा है कि वो क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे अबाउट द अरेस्ट ऑफ द पर्सन टू रिलेटिव और फ्रेंड्स एंड ऑल्सो द डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। ये एक चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ द BNSS। फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में ये बोला गया है कि अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। तो पहले भी प्राइवेट पर्सन के द्वारा अरेस्ट किया जाता था, CRPC में ये प्रोविज़न था। बट यहाँ पे क्या बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, यहाँ पे प्राइवेट पर्सन जब भी अरेस्ट करेंगे ना, जब भी अरेस्ट करेंगे तो उन्हें ना अरेस्टेड पर्सन को हैंड ओवर करना पड़ेगा। एक टाइम लिमिट दे दिया गया है, हैंड ओवर टू द पुलिस विद इन द 6 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। जब वो अरेस्ट करेंगे उसके विद इन 6 आवर में उन्हें उस अरेस्टेड पर्सन को हैंड ओवर करना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को। तो ये सेक्शन 40 में ये दिया गया कंडीशन, एक टाइम लिमिट दे दिया गया है जो कि CRPC में नहीं था। फिर अगेन में एक बार ना सेक्शन 48 में जो मैंने आपको बताया ना कि जब भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेंगे तो वो रिलेटिव एंड फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करेंगे। ये तो हमारा CRPC में भी था कि अरेस्टेड पर्सन के बारे में उनके रिलेटिव और फ्रेंड्स को बताएंगे, बट डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर वाला प्रोविज़न नहीं था कि उन्हें भी वो इन्फॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि BNSS में ही डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर की पोस्ट को लाया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर की अपॉइंटमेंट से रिगार्डिंग सेक्शन 37 बात करती है। तो ये एक चेंज हो गया। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि अरेस्टेड बाई प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट पर्सन का अरेस्ट जो है वो प्राइवेट पर्सन भी पहले अरेस्ट कर सकता था CRPC में, तो वही प्रोविज़न BNSS में भी दिया हुआ है सेम। बस एक चेंज किया हुआ है कि एक टाइम लिमिट दे दिया गया है कि जब भी अरेस्ट प्राइवेट पर्सन के द्वारा किया जाएगा तो जो अरेस्टेड पर्सन है उसको हैंड ओवर करना होगा पुलिस को विद इन द 6 आवर ऑफ द अरेस्ट। ये एक चेंज हुआ है। फिर आते हैं अरेस्ट से रिगार्डिंग फिफ्थ पॉइंट पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया वीडियो के कि सबसे ज़्यादा कोई चेंज हुआ है ना अरेस्ट में, जो मैं आपको बोलूँगी कि इसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। मुझे लगता है बहुत जल्दी ही जजमेंट आएगा सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 ऑफ द BNSS को। क्योंकि क्योंकि सुनील बत्रा की जब आप जजमेंट को पढ़िएगा, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन प्लस प्रेम शंकर की जजमेंट को पढ़िएगा, तो उसमें ये हेल्ड किया गया था कि जो हैंडकप्स होता है ना उसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। ये एक रूल नहीं है कि हर एक केसेस में आप एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करेंगे, क्योंकि वो उनकी पर्सनल लिबर्टी और के अगेंस्ट है, जो कि हमारा आर्टिकल 21 हमें पर्सनल लिबर्टी देता है। तो यहाँ पे उसके ये अगेंस्ट है अगर हम किसी को हैंडकप्स करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप उसको जेल में लेकर जा रहे हैं, और जेल में लेकर जा रहे हैं प्लस आप उसको हैंडकप्स करके रखेंगे, हथकड़ी लगा के रखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये उनकी उनकी जो पर्सनल लाइफ है प्लस जो हम लाइफ जो हम सिक्योर करते हैं, कि उस पर्सन की भी लाइफ को कोर्ट हमेशा सिक्योर करते हैं, तो उनकी उस लाइफ जो उनकी पर्सनल लिबर्टी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्फ्रिंज हो रही है। तो इसीलिए सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज़ बोला गया था कि हैंडकप्स अलाउड नहीं किया जाना चाहिए, बहुत रेयरेस्ट केस में अलाउ किया जाएगा। बट आप देखिए तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे BNSS के थ्रू, न्यू क्रिमिनल लॉज के थ्रू, BNSS में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग हम कहीं ना कहीं री इंट्रोडक्शन कर रहे हैं फिर से हम री इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हैंडकप्स की रूल को, जो कि हमारा बिल्कुल ब्रिटिश एरा में जो था उस पे बेस्ड था। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी ब्रिटिश की जब सरकार थी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो किसी भी पर्सन को अरेस्ट करती थी और उसे हमेशा हैंडकप्स में रखती थी, उन्हें हथकड़ी लगा के रखती थी। तो ये ब्रिटिश रूल कहीं ना कहीं बोला जाएगा कि फिर से लाया जा रहा है। अब हमने फिर से लाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि BNSS में अगर सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 में अगर हमने हैंडकप्स को अलाउ किया तो कहीं ना कहीं री इंट्रोडक्शन हो रहा है हैंडकप्स प्रिंसिपल, हैंडकप्स रूल की, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को यहाँ पे नेगलेक्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को देखा नहीं गया और तब इस प्रोविज़न को लाया गया। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसमें
मैं बोल सकती हूँ कि बहुत जल्दी इसके अगेंस्ट केस आएंगे और इसको चैलेंज किया जाएगा। ये तो मैंने आपको बेसिक एक नॉलेज दिया है कि कभी आपके पास अगर ऐसा केस आ जाए, केस मीन्स क्वेश्चन आ जाए आपके पास एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप इसका आंसर दे पाएँ। सुनील बत्रा की जजमेंट को ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बोला था कि हैंडकप्स का जो रूल है वो एक तरीके का इन्फ्रिंज कर रहा है पर्सनल लाइफ ऑफ द एक्यूज पर्सन का, जो कि आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 ऑफ द बीएनएसएस, जो कि हैंडकप्स परमिट कर रहा है कि कौन कौन से केसेस में एक्यूज पर्सन को हथकड़ी लगा के रखा जा सकता है। यूज ऑफ हैंडकप्स ऑन द एक्यूज पर्सन इज परमिटेड इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस, अगर कोई हैबिचुअल और रिपीट ऑफेंडर है, और कोई पर्सन जो कि कस्टडी से भाग सकता है इसके, और थर्ड, अगर ऑर्गेनाइज क्राइम है, टेररिस्ट अटैक है, ड्रग रिलेटेड क्राइम है, इलीगल पोजेशन ऑफ द आर्म्स से रिलेटेड है, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, काउंटरफिटिंग, ये जितने भी ऑफेंसेस हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑफेंसेस के नेम दिए हुए हैं। सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, तो इन सारे केसेस में हम हैंडकप्स का प्रोविज़न दिया गया है और अलाउ करती है बीएनएसएस की सेक्शन 43 सबसेक्शन 3। तो ये एक मेजर चेंज हुआ है, मुझे लगता है कि इस सेक्शन को तो ज़रूर चैलेंज किया जाएगा। तो आई होप मैंने जितना पॉइंट मैंने आपको अरेस्ट से रिलेटेड बताया, जो कि बीएनएसएस में चेंज हुआ है, जो कि सीआरपीसी में नहीं था, तो आपको समझ में आया हो और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं चाहती हूँ ना कि आप ना एक कंपैरिजन बेस्ड अपना नोट्स रखिए, बाकी तो सारा डिटेल में तो पढ़ना ही है, बाकी मैं डिटेल में भी हर एक सेक्शन को पढ़ाऊँगी, बट मैं पहले कंपैरिजन आपको बताना चाहती हूँ कि अभी जितने भी एग्जामिनेशंस आएंगे, भले आपसे सीआरपीसी पूछा जाए, भले आपसे ओल्ड क्रिमिनल लॉज पूछे जाए, बट अगर आप अपने आंसर में ना इस चीज़ को ऐड ऑन कर देंगे ना, तो बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा, आपको एडिशनल मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को प्रिपेयर किया है। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू वीडियो में आगे के लेक्चर्स में रहिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। बीएनएसएस को मैं पूरा कवर करवाऊंगी क्या क्या चेंजेस हुए हैं। थर्ड जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं मेडिकल एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग आपको चेंज बताऊंगी। मैं आपको एक होमवर्क भी दे रही हूँ कि आप खुद से सेक्शन 51 टू 53 को पढ़िएगा एंड प्लस 184 ऑफ द बीएनएसएस। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पहले सीआरपीसी में क्या प्रोविज़न था जो कि बीएनएसएस में नहीं है, या कौन सी चेंजेस हुई हैं। तो आप कंपैरिजन खुद से देखिएगा सीआरपीसी और बीएनएसएस का, तो एक बारी आप भी खुद से पढ़कर देखिएगा, आपको बहुत कुछ खुद भी समझ में आ जाएगा। बाकी तो मैं आपको बताऊंगी, सेक्शन आप नोट डाउन कर लीजिएगा मेडिकल एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग, सेक्शन 51 टू 53 एंड 184 ऑफ द बीएनएसएस, जो कि चेंजेस हुए हैं अगर आप सीआरपीसी को कंपेयर कर रहे हैं तो आई होप इस वीडियो के थ्रू जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया हो। आप मेरी प्रीवियस वीडियो को भी देखिएगा, बीएनएसएस में मैंने ऑलरेडी 5-6 वीडियो बना रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प होंगी। थैंक यू सो मच।